यहाँ पे कंटेंट आपका उतना काम नहीं आने वाला है जितना कि स्किल काम आने वाला है। आपने स्किलिंग कितना किया है, हमारी माइंडसेट के लोग आपका इवोल्यूशन कर रहे हैं। कितना बोरिंग रहता होगा उस इंसान के लिए जो सुबह से शाम तक वही क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं। आई वुड लाइक कि आप अपने आंसर में कुछ एक्स फैक्टर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक्स फैक्टर डालो। हाय, दिस इज डॉक्टर खान फ्रॉम KSG। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करने वाला हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। आपको पता है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, PT क्वालिफाइंग होता है, इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं, बट अगर हम देखें मेंस के कंपैरिजन में तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान देनी चाहिए जिसकी वजह से मेंस में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें, और थिंग्स दैट यू शुड कंसीडर और कीप इन माइंड फॉर गेटिंग गुड परफॉर्मेंस इन मेन एग्जामिनेशन। देखो, मेन एग्जामिनेशन चूँकि ये मेन है इसलिए मेन कहते हैं, और इसके लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से PT के स्तर पे बहुत सारे बच्चों को किसी वजह या किसी दूसरी फैक्टर की वजह से वो उनको मेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यू आर ए चूजन सेट ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री जो मेंस दे रहे हैं। यू शुड बी हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड अबाउट योर ओन सेल्फ। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड बिगिन योर प्रिपरेशन विथ। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, मेंस में जो एग्जामिनेशन है उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देने वाली है वो ये कि यहाँ पे कंटेंट आपका उतना काम नहीं आने वाला है जितना कि स्किल काम आने वाला है। When I say skill, I don't mean it's a shortcut. I don't mean that I'm going to give you some silver bullet. I also don't mean that I'm letting you know a backdoor entry to the civil services. There's nothing like that. जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेंस में आपका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। मेंस से परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप उसके जो इंटरनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हैं उसके बैलेंस को ध्यान में रखिए। जैसे आपको पता है कि मेंस के अंदर आपके ज़्यादा मार्क्स कहाँ पे हैं। ज़्यादा मार्क्स आपके जनरल स्टडीज़ में हैं। आपको पता है कि कितने मार्क्स आपके ऑप्शनल में आते हैं। आपको ये भी पता है कि कितने मार्क्स का एसे है। तो दिस ऑल डिजर्व टू बी गिवन देयर इक्वल इम्पॉर्टेंस डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स दैट दे हैव गॉट। अब यहाँ पे बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ऑप्शनल में चूँकि 500 मार्क्स का है और जनरल स्टडीज़ चूँकि 1000 मार्क्स का है तो हाफ द एफर्ट शुड गो फॉर योर ऑप्शनल। नहीं, वहाँ पे बेटा एक आपको इनपुट आउटपुट रेशियो डिसाइड करनी है। आपको ये देखना है कि इसमें मैं अगर मेहनत कर लूँ तो कितना मुझे वापस मिलेगा, एंड कौन से एरियाज़ को मैं कंसोलिडेट बेटर कर सकता हूँ। एक चीज़ जो यहाँ पे अक्सर लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे हर बार लोगों को लगता है कि ऐसे तो हमने लाइफ में बहुत लिख रखे हैं, कौन से टॉपिक आएगा पता नहीं है। आजकल वैसे भी UPSC बहुत सारे फिलोसफिकल टॉपिक्स पूछते हैं, तो I will produce the essay there itself with the knowledge of general studies that we have got. This becomes imbalance. और यकीन मानो बहुत आसान है आपको 20-25 मार्क्स का डिफरेंस पैदा कर देना एसे में ही, और एसे में अगर 20-25 मार्क्स का आप डिफरेंस पैदा कर देते हैं बाकी दूसरे कैंडिडेट से तो आपका प्रिपरेशन कहीं से कहीं जा सकता है। इतना ही मार्क्स अगर आप डिफरेंस पैदा कर दें ऑप्शनल में तो आपका मार्क्स कहीं से कहीं जा सकता है। अब इसके बाद आती है जनरल स्टडीज़ की बारी। जनरल स्टडीज़ में भी आपके जो 4 पेपर्स हैं उनमें भी आपको देखना होगा कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या हो सकता है। तो 2 जगह मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मैं इंटर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ इंट्रा सेगमेंट। अब इंट्रा सेगमेंट GS के अलग अलग पोर्शन हैं। जैसे फर्स्ट कर लो आप एक्लेक्टिक कंपोनेंट्स हैं पेपर 3 में, पेपर 4 में थोड़ी होमोजेनिटी है, पेपर 1 में डाइवर्सिटी है, और पेपर 2 में थोड़ी कंसंट्रेशन है। तो उनमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, कैसे आप उसको अप्रोच करो कि इनमें आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उनको डेवलप करना है। मेंस में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने स्ट्रेंथ को पहचान करके शुरू में उनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। हाँ,
लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग विच यू आर जस्ट इग्नोरिंग, किसी चीज़ को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस ज़रूर चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि इंट्रा सब्जेक्ट एंड इंटर सब्जेक्ट दोनों में ही बैलेंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ मेंस में लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड वो है क्वालिफाइंग पेपर। मेंस में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश और साथ का कोई और एक लैंग्वेज पेपर है, उसको आप इग्नोर ना करें। उसके लिए थोड़ी बहुत पहले से तैयारी कर लें, एंड इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई एम श्योर यू कुड पॉसिबली क्लियर दैट ईजिली, बट डू नॉट टेक इट वेरी लाइटली। Coming out of it, then I take you slightly deeper into the segment of answer writing. कई बार जैसे मैंने बताया आपको कि जब पीटी का एग्ज़ाम हो रहा होता है, उस समय बच्चे बैठे होते हैं, तो कोई स्टूडेंट यहाँ होता है, कोई स्टूडेंट यहाँ होता है, दो स्टूडेंट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। When UPSC takes a top slice मेंस के लिए, तो गैप, अब देखो पहले जो इतने गैप में स्टूडेंट्स थे, anybody who has got graduation could write PT examination, but only these great group of people are actually going for writing mains. जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे कंटेंट में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, कंटेंट में गैप बहुत कम है। और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो मार्जिनली PT पास कर रहे होते हैं, डेफिनेटली उनके पास कंटेंट ब्रॉडली वी कैन से इज लेस, बट उनके पास स्किल इतना अच्छा होता है कि दे राइट सच इफेक्टिव आंसर, दे एंड अप गेटिंग टॉप रैंक्स ऑफ द कंट्री। सो पॉइंट यहाँ पर वही बात घूम फिर कर फिर आ जाती है कि आपने स्किलिंग कितना किया है। स्किलिंग पे बहुत ध्यान दें मेंस के अंदर, और स्किलिंग आती है आपकी प्रैक्टिस से। नॉलेज तो आपको दिया भी जा सकता है, पास ऑन भी किया जा सकता है, स्किल हमेशा अक्वायर की जाती है। तो आंसर राइटिंग इज ए स्किल, एंड आई वुड लाइक यू टू use lot of your own efforts to ensure that you are able to really get the skill which is required for an effective answer. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैं मेंस के अंदर ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, ये अगर जीएस पे अगर सिर्फ बात करूँ मैं आपको, क्योंकि सबके ऑप्शनल अलग अलग हो सकते हैं, तो वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर हु इज़ इवेलुएटिंग योर आंसर। कितना बोरिंग रहता होगा उस इंसान के लिए जो सुबह से शाम तक वही क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। लेकिन अगर उसमें कोई क्वेश्चन जो उनको कुछ फ्रेशनेस दिला दे, कोई क्वेश्चन जिसमें पढ़कर उनको लगे वाओ, that is what I am interested that you should try and essentially incorporate or inculcate in your habit, in your style and then in your usages. I would like कि आप अपने आंसर में कुछ X फैक्टर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, X फैक्टर डालो। X फैक्टर में क्या हो सकता है? X फैक्टर में हो सकता है कोई फैक्ट हो ऐसा, X फैक्टर में हो सकता है कुछ ऐसे डायग्राम हो, कुछ फ्लो चार्ट हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि आपके आंसर को बाकी लोगों से अलग करती हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आंसर में थोड़ा अलग हो, क्योंकि आप ये देखें कि अगर जिनके स्कोर अच्छे नहीं आते मेंस में और मेंस क्लियर नहीं करते हैं, उनके भी मार्क्स 60 और 55 नहीं आते हैं, उनके भी नंबर 80-85 आ जाते हैं। और जो क्वालिफाई करते हैं उनको भी 160 नहीं आते हैं, उनको थोड़े से ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर आपके हर क्वेश्चन में आधा, 1 या 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता चला गया, you can easily see that your score is going 110 and 110 plus, and that is what basically you have got the toppers are getting, कि उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और इनके बैलेंस मिलने चाहिए। किसी एक पेपर में आपको 115 आ जाए और बाकी में अगर 68 या 78 आ जाए, डेफिनेटली काम नहीं चलेगा। बैलेंस भी होना चाहिए और एवरेज आपका ऊपर जाना चाहिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को खूब एनालाइज करें और अपनी तैयारी को देखें कि क्या आप उसके करीब हैं कि नहीं। अगर उसके करीब नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। अपने आप को अपडेट रखें, यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान रख करके देखें कि अभी कौन से इश्यूज करंट में चल रहे हैं। जैसे एक नेबरिंग कंट्रीज हमारा एक टॉपिक है, तो उसके साथ आप देखें कि हमारे नेबरिंग कंट्री में कौन सी चीज़ें चल रही हैं जिससे एक क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड ट्राई अपडेटिंग योर सेल्फ। एंड ऑल्सो एक छोटी सी बात है कि आप अपने आप को उस एग्जामिनेशन के स्टेट से गुजारें। आपको पता है कि 5 दिन में आपके बहुत सारे पेपर हैं और कई हज़ार वर्ड्स लिखने पड़ते हैं आपको। आई वुड लाइक जब आप
अपने आखिरी महीने में हैं तैयारी के मेंस के, उस समय अपने आप को कम से कम 2 बार वैसे 5 दिन का शेड्यूल बना करके अपने आप को गुजारें, ताकि जब तीसरी बार जब आप एग्जामिनेशन हॉल में उसी स्टेट से गुजर रहे होंगे तो आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट। एंड डू रीड योर ओन आंसर्स। लॉट ऑफ टाइम जब आपके आंसर आप खुद पढ़ते हैं तो आपको लगता है इसमें तो मैं ये भी लिख सकता था, इसमें तो मेरे पास ये भी था। एंड आई थिंक आई वुड लाइक यू टू रिकमेंड, ट्राई गेटिंग होल्ड ऑफ समबडी ऑफ माई जनरेशन टू गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। कोई सीनियर प्रोफेसर हो या कुछ ऐसे लोग हों, उनसे अपने आंसर को ज़रूर दिखा दें, बिकॉज हमारी माइंड सेट के लोग आपका इवेल्युएशन कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू रियली हैव ए क्लियर आइडिया एज टू हाउ अदर्स आर परसीविंग, get down to my generation and then get it evaluated from them. That will definitely help you, and you would be able to know that what is my areas of weaknesses and how I can consolidate and help and then work towards that. I suppose मेंस में प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस, और अगर आप एक और जानना चाहते हैं तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस। आई एम श्योर आई हैव बीन एबल टू कन्वे। और जितने भी लोग मेंस दे रहे हैं, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू बी ऑफ यूज टू यू। थैंक यू।